जय हिंद। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं सहिष्णुता अर्थात टॉलरेंस। अब सहिष्णुता के टॉपिक को पढ़ने या समझने से पहले इसको कुछ कहानियों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्टली इसकी परिभाषा पे ध्यान नहीं देते हैं या डायरेक्टली इसके इंपॉर्टेंस पे ध्यान नहीं देते हैं। पहले थोड़ी सी कुछ कहानियां सुनते हैं। लेकिन मैं अपनी कहानी को सुनाने से पहले या उसको समझाने से पहले आप सभी लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कहानी के अंतर्गत जितने भी पात्र लिए गए हैं ये सभी पात्र काल्पनिक हैं और ये कहानी आपको केवल सहिष्णुता को समझाने के लिए है। इसका किसी भी प्रकार से वास्तविकता से कोई ताल्लुक के नहीं। पर इसमें जो मैं स्टोरी सुनाऊंगा उस स्टोरी से ही आपको एक रियल सीख मिलने वाली है और आप समझने वाले हैं कि वास्तविकता में सहिष्णुता क्या होती है और क्यों वो आवश्यक होती है। तो सीरियसली या व्यक्तिगत तौर पे इस कहानी को ना लें, इस कहानी को समझने की कोशिश करें और थोड़ा सा एंजॉय करते हुए इसको पढ़ें और इस वीडियो को ध्यान से देखें। जय हिंद। अब सहिष्णुता को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी को समझते हैं और उस कहानी के लिए एक प्लॉट जनरेट करते हैं। ये मान लीजिए कि दो लड़कियां हैं, एक लड़की है ए और एक लड़की है बी। एक लड़की है ए और एक लड़की है बी। ये दोनों बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में इनका एडमिशन होता है इंदौर के, और ये आपस में एक साथ में रूम पार्टनर है। क्या है? रूम पार्टनर है। अब इन दोनों के मध्य थोड़ा वैचारिक मतभेद है, पर ये बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी दोस्त है, मित्र हैं आपस में। लेकिन भविष्य को लेकर के कुछ वैचारिक मतभेद हैं। वो मतभेद क्या है, ध्यान से देखिएगा। जो लड़की ए है वो क्या चाहती है कि वो एमपीपीएससी की तैयारी करे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई तो करे ही। जो वो बीएससी कर रही है, फर्स्ट ईयर में है, वो उसकी स्टडी तो वो करे ही, पर वो साथ साथ में वो ये चाह रही है कोई एमपीपीएससी की तैयारी करे, आगे चल के लाइफ में एक ऑफिसर बने और सम्मान भी प्राप्त करे उस ऑफिसर के रूप में, और उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, यानी कि बहुत मेहनत का काम हो उसके पास। वो मेहनत का काम करना चाहती है। वो आगे जीवन में आराम नहीं चाहती है, बल्कि लगातार मेहनत करते रहना चाहती है। साथ में उस मेहनत के लिए वो सम्मान पाना चाहती है, वो एक अधिकारी बनना चाहती है, और इसके लिए उसने क्या करके रखा है, अभी से एमपीपीएससी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, जब फर्स्ट ईयर में है बीएससी में। दूसरी लड़की जो बी है, ये क्या सोच रही है कि जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, यानी आफ्टर अंडर ग्रेजुएशन, जैसे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, उसके परिवार वाले उसको एक सुंदर सा, अच्छा सा और योग्य लड़के से उसका विवाह कर देंगे। क्योंकि वो पढ़ी लिखी लड़की होगी, योग्य होगी, तो उसको एक अच्छा सा परिवार आसानी से मिल जाएगा। और उसे वहां पे, चूंकि परिवार बहुत अच्छा होगा, लड़का बहुत अच्छा होगा, अच्छी जॉब वाला होगा, तो एक बहुत अच्छे परिवार पे जाएगी और वहां उसको सम्मान प्राप्त होगा। सम्मान इसको भी मिल रहा है और सम्मान ए को भी मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा। पर ए को सम्मान उसके काम से मिल रहा है, ठीक है, और बी को सम्मान मिल रहा है क्योंकि वो एक अच्छे परिवार की बहू बन रही है। साथ में उसकी लाइफ आराम की होगी। वो ये सोचती है कि आगे का जीवन में आराम से जीऊंगी, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और मैं एक अच्छे से बहुत बेहतरीन घर पे एक बहुत अच्छे परिवार में जीवन जीऊंगी। ये सोच रही है लड़की बी अपनी भविष्य की प्लानिंग को लेकर के। ये विचार हैं किसकी? बी के। तो बी के विचार हमारे राइट साइड में लिखे हुए हैं, और ए को जो भविष्य के लेकर के विचार हैं वो लेफ्ट साइड में लिखे हुए हैं। ठीक है। अब ये दोनों अपने अपने विचारों को आपस में शेयर करते हैं। जब शेयर करेंगे तो देखेंगे कि यार हमारे तो विचार आपस में एक दूसरे के लिए परस्पर विरोधी हैं, पर चूंकि ये रूम पार्टनर हैं और ये जानती हैं कि इन्हें साथ रहने के लिए इन्हें आपस में एक दूसरे के व्यक्तिगत विचारों को नहीं सामने लाना पड़ेगा, या व्यक्तिगत विचारों को आड़े में नहीं लेकर के साथ में निष्पक्षपूर्ण व्यवहार करते हुए एक दूसरे के साथ रहना होगा। और जब ये साथ रहेंगी तो एक अच्छी दोस्त रहेंगी, अच्छी रूम पार्टनर रहेंगी, और इनका जीवन आसानी से और बेहतर तरीके से चल पाएगा। दोस्ती भी अच्छी रहेगी। तो इसलिए ये एक दूसरे के विचारों को तो जानती हैं। ये जानते हैं कि हमारे विचार आपस में भविष्य को लेकर के अलग अलग हैं, पर इन विचारों के बावजूद भी ये एक दूसरे के विचारों को सहन करते हुए, उनको समझते हुए, उनके प्रति सहनशील होते हुए एक दूसरे का बहुत सम्मान करती हैं और आपस में मित्रवत तरीके से एक ही साथ में एक रूम पे रूम पार्टनर के रूप में रहती हैं। ठीक। तो ये जो सहनशीलता है किसके प्रति? विचारों के प्रति।
आपस में एक दूसरे के विचार जो भविष्य को लेकर के हैं, उन विचारों पे एक दूसरे के मध्य कोई तकरार नहीं पैदा होती है, कोई भी एक दूसरे के विचारों पर सवाल नहीं करता है आपस में, और बिल्कुल आपस में उन विचारों को एक दूसरे के प्रति सहनशील रहते हुए आगे अपनी लाइफ को लोग प्रोसीड करती हैं, अपनी बीएससी फर्स्ट ईयर की पढ़ाई करती हैं और 1 साल साथ में रहती हैं रूम पार्टनर के रूप में। ठीक है, अच्छी मित्र हैं, बहुत अच्छी मित्र हैं, ये मान लीजिए कि बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त या एक दूसरे के लिए बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर वो एक दूसरे के विचारों का सम्मान कर रहे हैं, पर वो विचार में अलग हैं, विचार के प्रति सहनशील हैं, और ये जो विचारों के प्रति सहनशीलता है, ये सहनशीलता ही सहिष्णुता कहलाती है। ये मतभेद पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वैचारिक मतभेद भले हैं, पर जीवन में इनके आपस में मतभेद नहीं है, इनकी मित्रता बिल्कुल एक बहुत अच्छी है। ठीक है, पर ध्यान दीजिए, अगर बी गर्ल जो है वो एक ही क्वालिटीज को देखती है, फिर वो देखती है कि जो औरतें या लड़कियां ऑफिसर बनी हैं, समाज में उनका कितना सम्मान है, लोग उनको कितना चाहते हैं, लोग उनको एक आदर्श के रूप में देखते हैं, कई सारी लड़कियां उनको आदर्श के रूप में देखती हैं, तो बी समाज की स्थिति में अधिकारी जो महिलाएं हैं उनको एनालाइज करती है, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, जो सामाजिक सम्मान है, उसको एनालाइज करती है, और वो ऐसे कहती है कि यार अगर तुम एमपीपीएससी की तैयारी खुद कर रही हो यहाँ पे, तो मेरी भी थोड़ा मदद कर दो, मैं भी तैयारी कर लेती हूँ, क्या पता मैं भी ऑफिसर बन जाऊं, और अगर मैं ऑफिसर बन गई तो मेरा भी सामाजिक सम्मान बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं एक समाज के अंतर्गत एक अलग पहचान स्थापित कर पाऊंगी। तो बी यहां क्या कर रही है, बी के प्राथमिक विचार ए से अलग थे, डिफरेंट थे, पर बी के विचार डिफरेंट होने के बावजूद, बी के विचार अलग होने के बावजूद वो क्या कर रही है, वो ए के विचारों को अडॉप्ट कर रही है, उसे सीखने का प्रयास कर रही है, उसे समझने का प्रयास कर रही है, उसे जानने की कोशिश कर रही है, उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर रही है। समझ पा रहे हैं ना, मतलब क्या, जहां वैचारिक मतभेद था बी का ए के प्रति, वहां पे अब वो उन विचारों से अलग होकर नवीन विचारों को धारण करने की कोशिश कर रही है और ए के विचारों को आत्मसात करने की कोशिश कर रही है। ये सहिष्णुता का एक सकारात्मक स्वरूप हो गया, मतलब सामने वाले के विचारों को सुनना, उसको तार्किक आधार पर समझने की कोशिश करना कि क्या वो विचार सही हैं, और अगर वो विचार सही हैं तो उनको अपने जीवन में आत्मसात करना, उनको अपने जीवन में लागू करना। अगर वो विचार सही है, नहीं है तो केवल सहनशील रहो उसके प्रति, कभी भी उन चीजों को अपनाने की कोशिश मत करो, ठीक है, पर सहनशील रहो। यह सहिष्णुता का नकारात्मक पक्ष होता है, पर सहिष्णुता का वहां सकारात्मक पक्ष पैदा हो जाता है जहां पर बी क्या कर रही है, बी ए के विचारों को, बी ए के विचारों को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रही है, वहां पे सहिष्णुता का सकारात्मक पक्ष पैदा हो जाएगा। मतलब बी ने ए के प्रति पहले सहिष्णुता यानी सहनशीलता दिखाई, फिर सहनशीलता से उसके विचार को सुने और उसके विचार उसको अच्छे लगे तो उसने अपने जीवन में आत्मसात किया और उसने भी पढ़ाई करना प्रारंभ कर दी एमपीपीएससी ओरिएंटेड एग्जाम के लिए, ताकि वो एक ऑफिसर बन सके और वो एक बेहतरीन ऑफिसर बन सके और वो अपने परिवार का, अपने समाज का सम्मान बढ़ा सके, साथ में लोगों की सेवा कर सके। उसको एक जीवन का नवीन उद्देश्य मिल रहा है यहां पर, तो वो ऐसे सीखने का प्रयास कर रही है, उसके नवीन विचारों को धारण करने का प्रयास कर रही है, और ये सहिष्णुता का सकारात्मक पक्ष होता है। पर सहिष्णुता का नकारात्मक पक्ष कब होता है, जब अगर आप सामने वाले के विचारों के प्रति केवल सहनशील रहें पर उसके विचारों को आत्मसात ना करें, उसके प्रति नकारात्मक बिहेव ना करें पर उसके प्रति सकारात्मक बिहेव भी ना करने की, मतलब उसके विचारों को धारण करने की कोशिश भी ना करें। ये चीज क्या होती है, ये सहिष्णुता का सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष है। अब ध्यान देते हैं, एक एग्जाम्पल को तो हमने देखा, दूसरे एग्जाम्पल को देखने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक महिला है जो मुस्लिम महिला है, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये महिला है मुस्लिम और इनका नाम है सी, ठीक है। हम मान लेते हैं एक सी महिला है जो कि मुस्लिम है और साथ में पुलिस वाली है, एक पुलिस ऑफिसर है, मुस्लिम है। ये चीज मैंने इमेज में आपको पहले से ही दिखा के रखी है कि मुस्लिम होते हुए भी एक पुलिस ऑफिसर है। अब मान लीजिए कि मैहर माता मंदिर में नवरात्रि के समय काल में इनकी ड्यूटी लग जाती है।
अब नवरात्रि के समय काल में इनकी ड्यूटी लगी कहाँ? मैहर माता मंदिर में। तो इनका काम क्या है? वहां की शांति व्यवस्था को बनाए रखना, पूजा पाठ के लिए जो दर्शनार्थी आए उनके मध्य शांति व्यवस्था भी हो और साथ में उनको आसानी से दर्शन मिल सके, यानी सारी दर्शनाभिलाषियों की जो इच्छाएं हैं वो देवी माता के प्रति लेके आए हैं, उन इच्छाओं की आराम से पूर्ति हो, वो दर्शन कर सकें, वो माता की स्तुति कर सकें वहां जाके और आराम से सही तरीके से शांति व्यवस्था को बनाए रखते हुए बाहर निकल सकें मंदिर से। इस संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने का काम किसका है? इन महिला पुलिस ऑफिसर का है। पर ये है कौन? ये मुस्लिम है। ये मुस्लिम है और काम किनका कर रही हैं? हिंदू दर्शनार्थियों के लिए एक सपोर्ट का काम कर रही हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि मुस्लिम के धार्मिक विचार कैसे होते हैं। मुस्लिमों के धार्मिक विचार जो होते हैं वो एकेश्वरवादी विचारधारा को लेकर के होते हैं, लेकिन वही हिंदुओं की विचारधारा धर्म के प्रति कैसी है? बहुदेववाद विचारधारा को भी सपोर्ट करते हैं, साथ में एकेश्वरवादी को भी करते हैं, पर बहुदेववाद की प्रधानता हिंदू धर्म में है। साथ में अगर हम दूसरे विचार की बात करें मुस्लिम धर्म को लेकर के, तो मूर्ति पूजा को वो लोग नहीं मानते हैं, पर हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा तो होती ही है। ऑब्वियस सी बात है, मां शारदा के मंदिर में ही मां की मूर्ति की पूजा होती है। तो एक तरह से ये जो महिला सिंह हैं इनकी वैचारिक मतभेद हैं धार्मिक विचारों की अगर हम बात करते हैं तो, क्योंकि ये केशववाद को मानती हैं जबकि हम हिंदू बहुदेववाद को मानते हैं। ये मूर्ति पूजा को नहीं मानती हैं जबकि हिंदू मूर्ति पूजा करने ही वहां जा रहे हैं। मतलब कहने के लिए कि इनका वास्तविकता में धार्मिक मतभेद है, धार्मिक विचार अलग हैं, एक दूसरे के प्रति विपरीत हैं। साथ में ये भी जानती हैं कि इनके वास्तविक अपने अधिकार क्या हैं, मतलब ये वहां इच्छा अनुसार अपना भोजन कर सकती हैं। इनको जो भोजन करने का मन करेगा वो वहां कर सकती हैं, वो अपनी धार्मिक मान्यताओं को मान सकती हैं और उसके अनुसार वो अपने धर्म को मानते हुए रह सकती हैं वहां पे। पर उनको काम भी क्या करना है? उनको प्रशासन का काम करना है, यानी शांति व्यवस्था को बनाए रखना है और हिंदुओं की पूजा में सपोर्ट करना है, ये काम करना है उनको। तो ध्यान दीजिए, वो यह परिस्थितियां हैं उनके सामने और वो कर्तव्य क्या करती हैं ये भी देख लीजिए। वो कर्तव्य करती हैं कि वो सभी हिंदू भावनाओं को सम्मान करने के लिए वहां पे अपने टिफिन में सात्विक भोजन लेके जाते हैं। सात्विक भोजन, ना कि किसी प्रकार का तामसिक भोजन जो कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करे। तो वो एक मंदिर में जा रही हैं जहां पे नवरात्रि के टाइम पे पूजा की बात चल रही है और बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ मंदिर है, और वहां उनका काम क्या है? वहां उनका काम है शांति व्यवस्था को बनाए रखना और वहां पे वो भावनाओं को ना छेड़ते हुए, किसी भी हिंदू की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए वहां अपने भोजन में सात्विक भोजन लेके जाती हैं और वहां पे उसी प्रकार का भोजन करती हैं जैसे कि उस समय के काल में हिंदू वहां पे भोजन करते हैं। साथ में किसी प्रकार की गलत भावना को ना रखते हुए सभी दर्शनार्थियों को समान तरीके से निष्पक्ष रूप से सेवा को प्रदान कर रही हैं ये मुस्लिम महिला। तो ये जो भावना है ना, मतलब वो अपनी धार्मिक भावनाओं से ऊपर उठ गई हैं, अपनी धार्मिक विचारों से ऊपर उठ गई हैं। वो किसी भी प्रकार का अपने मन में पूर्वाग्रह नहीं पाल के बैठी हैं हिंदू धर्म के प्रति, और वो हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए, उनका सपोर्ट करते हुए वहां वो सेवा प्रदान कर रही हैं। ये काम कौन कर रही है? ये मुस्लिम महिला कर रही है, ध्यान दीजिएगा, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। मतलब क्या? ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के प्रति सहनशील है, साथ में उसका सम्मान भी कर रही हैं और साथ में अपना प्रशासन का काम भी वो कर रही है। तो ये एक प्रकार की सहनशीलता है, सहिष्णुता है। जबकि उनके धार्मिक विचार अलग थे, फिर भी उन्होंने प्रशासन का काम अच्छे से किया, फिर भी उन्होंने समाज के संदर्भ में काम अच्छे से किया, उन्होंने धर्म के संदर्भ में एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाते हुए वहां पे अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निर्वहन किया। तो ये चीज कहलाती है सहिष्णुता, और ये एक प्रशासक सहिष्णुता का काम कर रहा है और सहिष्णुता की भावना को या मूल्यों को आत्मसात करके वहां अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। जबकि एक संविधान ही उनको आजादी देता है कि वो इच्छा अनुसार वहां भोजन कर सकते हैं और अपनी धार्मिक मान्यताओं को मान सकते हैं, पर फिर भी वो ये काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अब ये सहिष्णुता का पाठ है। सहिष्णुता यानी सहनशीलता, सामने वाले के विचार, धर्म के विचार अलग हैं, फिर भी वो सहनशील हैं और उन धर्मों के प्रति सकारात्मक बिहेवियर दिखा रही हैं। तो ध्यान देते हैं कि वास्तविकता में इस मुस्लिम महिला के जीवन में क्या फायदे मिलते हैं सहिष्णुता से, समाज को क्या फायदे मिलते हैं और प्रशासन को क्या फायदा मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज में ये अध्ययन करेंगे कि ये जो मुस्लिम महिला थी, इन मुस्लिम महिला को, जो कि एक पुलिस ऑफिसर हैं,
उनको कौन कौन से फायदे मिल रहे हैं सहिष्णुता से। व्यक्तिगत तौर पर उनके फायदे ध्यान से देखते हैं क्या क्या होंगे। व्यक्तिगत तौर पे ये जो कलीग हैं, इनके जितने भी साथ में काम करने वाले लोग हैं, ये अलग अलग धर्म के लोग होंगे, पर ये देखेंगे कि ये हर धर्म के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार कर रही हैं, इसलिए इनकी इनसे मित्रवत भाव हो जाएगा, दोस्ती बढ़िया हो जाएगी। कहाँ? प्रशासनिक जो संगठन है उस संगठन के साथ साथ में इनका जनता को सहयोग भी प्राप्त होगा, मतलब जनता का भी विश्वास इनके प्रति जनरेट होगा, बनेगा। ये सभी कौन है? ये सभी पुजारी हैं, और इन पुजारियों का विश्वास पैदा हो रहा है किनके प्रति? ये मुस्लिम, आंटी जी रुक जाइए, ये विचार पैदा हो रहा है मुस्लिम महिला के प्रति सकारात्मक भाव किनके किनके अंदर? इन सभी भक्तों के अंदर, ठीक है ना। मतलब भक्त भी उनके सपोर्ट में हो रहे हैं, प्रशासन भी उनके सपोर्ट में हो रहा है, तो ये तो व्यक्तिगत फायदे हो गए ना। अब प्रशासन के संदर्भ में क्या फायदे होंगे, ध्यान दीजिए। प्रशासन में, संगठन में मजबूती आएगी, जनता का प्रशासन के प्रति सहयोग का भाव होगा और विश्वास भी पैदा होगा। मतलब जनता का विश्वास प्रशासन के प्रति, जनता का सहयोग प्रशासन के प्रति, प्रशासन के संगठन में मजबूती आएगी, और इन सभी कामों का परिणाम क्या होगा कि प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन और गुणवत्तापूर्ण तरीके से कर पाएगा, क्योंकि उसको जन सहयोग भी मिल रहा है और उसके अपने संगठन के अंदर भी सहयोग मिल रहा है। अब साथ में देखते हैं थर्ड ऑप्शन कि समाज को क्या फायदा होगा। तो समाज के संदर्भ में देखते हैं कौन कौन से फायदे हो सकते हैं। समाज में सह अस्तित्व, यानी हिंदू मुस्लिम के प्रति जो है सहिष्णुता की भावना से सह अस्तित्व की भावना का विकास होगा। जो आपस में ये लोग पूर्वाग्रह पाल के रखते हैं, जो दंगे फसाद के कारण होते हैं, उन सभी कारणों से निजात मिलेगा, दंगे फसाद को हतोत्साहन होगा, और साथ में हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह ना पालते हुए वो समाज में मिलकर साथ में रहें। इसका एक परोक्ष फायदा यह भी होगा कि मुस्लिम लड़कियों के प्रति या मुस्लिम लड़कियों के मन में एक सकारात्मक भावना पैदा होगी इस पुलिस ऑफिसर को लेकर, इसके कर्तव्यों को लेकर के। समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे सहिष्णुता के अनेक फायदे हैं। जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप क्या करते हैं, सीधे पॉइंट वाइज आंसर लिखते जाते हैं, अपने उत्तर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं। यहां पे आप अपने आंसर को आराम से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जब आपको सहिष्णुता के फायदे लिखने हो तब आप लिख सकते हैं व्यक्तिगत फायदे क्या होंगे, प्रशासनिक फायदे क्या होंगे और समाज के स्तर पे फायदे क्या होंगे। एज एग्जांपल ये रहा जहां पे मैंने आपको दिखाया है कि व्यक्तिगत स्तर पे फायदे क्या हैं, ये सारे कीवर्ड्स में उत्तर लिखे हुए हैं। एग्जैक्टली ऐसी आंसर राइटिंग नहीं करनी है, आपको हर एक आंसर को डिफाइन करना है और आराम से उस उत्तर को लिखना है। लेकिन ये कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि व्यक्तिगत संदर्भ में साहचर्यता का विकास होगा और सामाजिक सम्मान की भावना का विकास होगा। दूसरा, प्रशासन के संदर्भ में जनता का विश्वास प्रशासन के प्रति पैदा होगा, प्रशासन को जन सहयोग इससे प्राप्त होगा, साथ में प्रशासकों में आपसी सहयोग होगा क्योंकि वो आपस में दोस्त और मित्र बन जाएंगे, और प्रशासनिक कार्यों की गुणवत्ता में विकास होगा। और इसके साथ अगर समाज के संदर्भ में देखें तो हिंदू मुस्लिम सौहार्द भावना का विकास होगा, अर्थात बंधुत्व की भावना का विकास होगा, और पूर्वाग्रह या सामाजिक विभेद में जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें कमी होगी। हिंदू धर्म के प्रति मुस्लिम सम्मान के पूर्ण व्यवहार करेगा और मुस्लिम धर्म के प्रति हिंदू सम्मानपूर्वक व्यवहार करेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, तो इससे क्या होगा, दंगे फसादों को हतोत्साहन होगा और हमारा समाज एक गुणवत्तापूर्ण या खुशहाल समाज होगा। जो वर्तमान हमारी आवश्यकता है, हमें दंगे फसादों से दूर रहना है, तभी तो डेवलपमेंट करना है ना, तभी तो हम विकास की ओर जा सकते हैं ना। अदरवाइज हम आपस में लड़ते रहेंगे और लड़ना सही नहीं है। इसलिए वर्तमान समाज की आवश्यकता है सहिष्णुता, वर्तमान में प्रशासन की आवश्यकता है सहिष्णुता, और व्यक्तिगत तौर पे भी अनेक फायदे हैं इसके। इसलिए व्यक्तिगत तौर पे भी सहिष्णुता बहुत जरूरी है, टॉलरेंस बहुत जरूरी है। तो ये हुआ टॉलरेंस। अब परिभाषा के स्तर पे देखते हैं टॉलरेंस क्या होता है। उत्तर तो मैंने आपको बता दिया कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, इसको इस प्रकार से डिवाइड करके आप 3 पार्ट में इसके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। पर सहिष्णुता की परिभाषा से समझते हैं कि सहिष्णुता होती क्या है। सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ है सहन करना। ये आपको पेपर में डायरेक्टली लिखना है, क्योंकि सहिष्णुता वास्तविकता में क्या दर्शा रही है। सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ ही होता है कि आप सहन करना सीखिए। तो सहिष्णुता का शाब्दिक अर्थ है सहन करना, और जिन व्यक्तियों की आदतों, विचारों, धर्म और राष्ट्रीयता, ये 4 वर्ड ध्यान रखिएगा, आदत, विचार, धर्म और राष्ट्रीयता आदि से अगर व्यक्ति भिन्नता रखता है या विरोध रखता है या उसके प्रति वस्तुनिष्ठ, तो उस व्यक्ति के प्रति जो आपसे इस प्रकार के विचारों में मतभेद रखता है, किस पे, विचारों के स्तर पे, धर्म के स्तर पे, राष्ट्रीयता के स्तर पे, अगर वो डिफरेंट है, अगर उसके विचार अलग हैं, आपके प्रति विचारों के विरोधी विचार हैं उसके, फिर भी आप उसके प्रति वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित या सम्मान पूर्वक व्यवहार करें या सम्मान पूर्वक अभिव्यक्ति को बनाए रखें।
किसी प्रकार से उसके प्रति गलत अभिव्यक्ति ना रखें, इसको हम क्या कहते हैं, इसको ही हम कहते हैं टॉलरेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, सहिष्णुता। अब जो मैंने शुरू में एग्जांपल में बताया था कि नकारात्मक अर्थ में सहिष्णुता का अर्थ होता है कि विरोधियों की भावना को सहन करना या विरोधियों के विचारों को सहन करना, लेकिन सकारात्मक अर्थ में क्या है, अपने विरोधियों के विचारों का सम्मान करना, उनको सुनना और समझना, उसको समझने की ताकत रखना और साथ में उसके पक्ष को तार्किक रूप से सही हो अगर तो उसे स्वीकार करना। जैसे कि क्या किया था, जैसे कि अगर हम फर्स्ट इमेज में बात करें तो इस महिला बी ने महिला ए के विचारों को आत्मसात किया था, बी ने ए के विचारों को आत्मसात किया था, तो यह सहिष्णुता का सकारात्मक स्वरूप था। समझ में आया? सहिष्णुता का सकारात्मक स्वरूप यही है कि अगर विचार सही है सामने वाले के, भले विरोधी विचार हैं, तो उनको सहना सीखिए, उनको समझना सीखिए, और अगर सही है तो उनको आत्मसात करना सीखिए। तभी क्या होता है, अगर आप अपने विचारों को क्या रखेंगे, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखेंगे, तो आपके अंदर सुधार की संभावना ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए जरूरी है कि आपके अंदर सहिष्णुता हो, व्यक्तिगत जीवन में भी हो, प्रशासन के संदर्भ में भी हो। तो ये होती है सहिष्णुता की परिभाषा। अब समझते हैं कि सहिष्णुता के लाभ क्या हैं। लाभ हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन इसमें कुछ लाभ एक नोट से उठा के मैंने दृष्टि के नोट से इसमें आपको प्रोवाइड किए हैं। इन सभी लाभ पे आप ध्यान से, सभी लाभों को ध्यान से देखें और इनको भी अपने उत्तर में शामिल करें। इस तरीके से आप सहिष्णुता की स्टडी कर सकते हैं। तो यहां हमारा टॉपिक सहिष्णुता कंप्लीट होता है। चलिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मदमस्त रहिए। जय हिंद।